नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम. जनता सहकारी बँक लिमिटेड पुणे प्रस्तुत माझं कट्ट्यावरती आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. खरं तर गाणं, खाणं आणि लिहिणं या तीन गोष्टींवरती बोलणं, भाष्य करणं खूप कठीण असतं, कारण या तीनही गोष्टी साध्य करण्यासाठी खूप मोठी साधना लागते. आणि संगीत क्षेत्रामधले असेच दोन साधक आज आपल्या कट्ट्यावरती आलेत. खरं तर जिच्या मदहोश करणाऱ्या सुरांनी अख्ख्या देशावरती गारूड केलेलं आहे ती सोना मोहपात्रा, आणि सोबतच सोनाच्या सुरांना ज्यानं संगीताचा साथ चढवलेला आहे ते राम संपत. दोघेही आपल्या कट्ट्यावर. आपल्या दोघांचं स्वागत. और हम कट्टे को शुरुआत करते हैं. धन्यवाद. राम और सोना, हम सब लोग आपके गाने सुनते हैं, हम उनके दीवाने हैं. उसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन दिल आजकल लगता नहीं वाला जो है सीन, वो कहाँ से शुरू हुआ, आप मिले कैसे, आपकी शुरुआत कैसे हुई, ये मतलब मुझे लगता है कि जानना, मुझे नहीं सारे लोगों को अच्छा लगेगा सुन. मुझे लगा कि आप पूछेंगे आप तो इतनी लंबी हो और दैट इज़ द प्रॉब्लम. लेकिन क्योंकि आजकल के इंडिया में ये प्रांतों का तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं. आई थिंक चेतन भगत एंड बॉलीवुड इज स्टिल फोकसिंग ऑन दो स्टोरीज, लेकिन हम लोग काफ़ी घुल मिल चुके हैं. तो वैसे हम लोग म्यूज़िक के सिलसिले में ही मिले. मेरा करियर बहुत ही अलग था जब मैं राम से पहली बार मिलने गई थी. मैंने अपने इंजीनियरिंग और MBA की है, तो मैं यहाँ पे एक रेगुलर कॉर्पोरेट जॉब में, इनफैक्ट यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो माहौल है एक साथ मिल के काम करने का. मैं राम को बोल रही थी कि हमारे ऑफिस में भी एक देयर इज़ एन एक्साइटमेंट टू कम टू वर्क बिकॉज ऑफ पीपल. और मैं ऐसे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में FMCG में काम करती थी, ब्रांड मैनेजर थी. और म्यूज़िक का बहुत शौक़ था. शौक़ भी नहीं, एक्चुअली मैंने बचपन से सीखा था और बहुत स्टेजेस पे गाती थी. लेकिन जब मुंबई आई, मैं यहाँ की हूँ नहीं, तो माफ़ी कि मुझे अभी तक मराठी आती नहीं है. लेकिन मैं राम से मिलने की, क्योंकि एक रेपुटेशन था राम का कि राम डज ओरिजिनल वर्क, ही लाइक्स टू यूज़ न्यू वॉइसेस. क्योंकि इंडस्ट्री में ये है कि काफ़ी एक क्लिक रहता है और बहुत मुश्किल होता है. दैट ब्रेक इज़ सच अ बिग थिंग और बहुत कुछ करना पड़ता है. तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि फ़िल्म वहाँ से शुरू करूँगी. मेरा हमेशा ये था कि आई वॉन्ट टू कोलैबोरेट एंड क्रिएट माई ओन ओरिजिनल म्यूज़िक सॉन्ग्स, अपना एल्बम रिलीज़ करूं. और राम का ऐसे रेपुटेशन था कि वो बैक करते हैं. जैसे शान के भी जितने पहले एल्बम्स हुए थे राम ने ही बनाए थे, तन्हा दिल से शुरू करके बहुत सारे. लेकिन राम इतने आसानी से मिले नहीं मुझे, क्योंकि 6 महीने तक मुझे घुमाते रहे उनके. मैं जब भी फ़ोन करती थी वो कभी वॉक में रहते थे, पता नहीं कितना वॉक करता था, लेकिन कभी बाल कटाने गए होते या काम करते थे. मैंने भी 6 महीने इंतजार किया है. ही इज़ जस्ट इम्पॉसिबल. फाइनली राम माधवानी जो हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और हिज नेम से राम एनेबल्ड दिस मीटिंग. और बात यह है कि एज क्रेजी एज इट साउंड्स, पहली बार जब हम लोग मिले, पहली ही बार इन्होंने बहुत हिम्मत करके मुझे, बिकॉज आई एम क्वाइट इंटिमिडेटिंग, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ माई हाइट, फॉर अदर रीजन्स ऑल्सो, लेकिन ही कॉल्ड मी आउट फॉर कॉफ़ी और वॉज इट कॉफ़ी. और हम लोगों ने रात भर बात की, क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन मुझे पूरे जैसे जादू का पिटारा खोल के दिखाया कि इनके जो इंटरेस्ट थे म्यूज़िक के बाहर भी बहुत थे. ही रीड्स अ लॉट, पॉलिटिक्स, दिस दैट, एंड आई वॉज इम्प्रेस्ड. Nobody in my office was that impressed. All the Harvard Whartons hadn't impressed me as much as he did. And I think it was the पहले दिन, it was pretty much, there was no friendship phase. अच्छा. Yeah. हाँ, कुछ अजीब सा हुआ क्योंकि वो रात जो हमने बताया था, वो बात करते करते कुछ 6:30 बजे सुबह अचानक से इन्होंने बोला कि come and meet my mother. So I met her mother that morning actually. 6:30 in the morning I went to her house. Her And mother my was... house is a very conservative place. हाँ. The thought कि मैं अकेले रहती थी वैसे बांद्रा में, पापा मम्मी परेल में रहते थे और मेरे पिताजी के साथ बनती नहीं थी. लेकिन मैंने कहा कि घर चल. एंड मम्मी ने इसको देख के ना जैसे बिल्कुल 6:30 बजे सुबह मुझे आइसक्रीम खिलाया. हड़बड़ा गई बिल्कुल. और मुझे बोलती गई कान में इयरिंग पहनता है, कान में इयरिंग पहनता है. मीन्स एक्चुअली उनको और बहुत सारे चीज़ कंफ्यूज लग रहे थे कि ये लड़की वैसे शी इज़ नॉट वन ऑफ देम हु विल ब्रिंग समबडी होम इन अ हरी. और आई लुक प्रिटी मच लाइक अ जायंट इन फ्रंट ऑफ हिम. मे बी दैट वाज बॉदरिंग, बट वो इयरिंग पे अटकी हुई थी.
छोटा सा, बहुत छोटा सा स्वीट सा है, छोटा सा है। नहीं, वो मुझे तो लॉजिकली समझा रही थी, म्यूजिशियन है, तुम लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अलग है, शायद ये पासिंग फेज है। तो उसके बाद बहुत लंबा, एंड थैंक्स टू हिम ये भाग रहे थे, एंड आई हैड दिस होल थिंग कि भाई टिल नाउ आई हैव हैड एवरीबडी, मैंने जो होता है ना, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, क्योंकि आई हैड द सेंस ऑफ प्राइड, क्योंकि जब मैं तब मुंबई में थी, इट विल सीम एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू विन एनी हार्ट्स हियर, कि वो एक सेंस ऑफ वैनिटी था कि लड़कों का एक चेकलिस्ट होता है ना एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में, कि ये भी है, वो भी है, ये भी है, इमीडिएटली पकड़ लो। सो आई हैड दोज 5-6 guys who had this interest in me, और सब काफ़ी लायक थे in a sense, you know, height में। But जब मुझे राम मिला, मैंने कहा भाई this guy I'm not going to let go of। तो पहले दिन ही फ्लोर्ड मी, माइल्स डेविस के ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड सिनेमा, पता नहीं क्या, सितार गिटार, छन्नूलाल मिश्रा सुना दिया, क्लासिकल से लेके सब कुछ। So he impressed the hell out of me and told me that मैंने सपना देखा है मैं किसी के हाथ, I'll die in somebody's arms। Wait, hang on. But after that, he went running. No, didn't you? हाँ, but I ran. I did run for 3 years. इतना था कि I didn't know if I wanted to get married that early. And we had a fun marriage. बहुत मजेदार, बहुत एंटरटेनिंग सा जहाँ पे मैरिज मैंने रहा। सबको एंटरटेन किया, गा हाँ, मतलब माइक मैरिज छोड़ ही नहीं रही थी मैरिज मुझे पे, गाने। हाँ, एंटरटेनमेंट की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि सोना थी और बहुत एंटरटेन कर रही थी लोगों को। लेकिन आपके हाथ में भी तो होगा। नहीं, मैं कहाँ, मैं तो ये बिल्कुल- शर्माते मीन्स, एक तो कोई भी मीडिया इवेंट में देखो, फोटोग्राफर्स का राम जी छुप जाते हैं पिलर के पीछे। अगर, और आई एम अ स्टेज परफॉर्मर, मुझे अगर दिख रहा है स्टेज और माइक एंड एवरीबडी इज देयर, आई वांट टू टेक द माइक, दैट्स माय थिंग। इनको उस बात पे भी शर्म आती है, तो आई हैव टू बी कंसर्न कि आज राम का मूड कैसा है, इनके आगे मैं। I have no concerns with you taking the mic. Please. बस मुझसे डुएट मत गवाना, बस उतना ही। और मेरे हाथ में जैसे जिस दिन मेहंदी था ऐसे ऐसे भरे जा रहे थे, फिर मैंने कहा माइक और कोई पकड़ो, मुझे नहीं करना। हाँ, तो और मेरे बहन बहने mic पकड़ थे, रही है, आई हैव ये गा 2 रही है। sisters who sing, हाँ, बट ये मेरा दिन है। तो आर.डी. बर्मन का मेडली चला तो अंधी नहीं हुआ। फाइनली आई वाज टोल्ड कि आप मेहंदी को सूखने तो दो ना। हाँ। So- फिर पुलिस को भी बुलाया, पुलिस भी कॉन्सर्ट सुनने लगे। That's true, the police did come. वो भी आए, बड़े बहुत ही अच्छे थे, लेकिन they were very sweet, they came, उन्होंने पूरा मतलब हम लोग शोर ऐसे शराबा बात कर सुना। रहे हैं जैसे we are very newly married. We are not. Can we move on? My just telling reputation with the youngsters is going to die. I'm going to be uncool. No more concerts after this. I sit and talk about my marriage to my husband. Not happening. And I think we are talking too much about this topic we never talk about. क्योंकि हम लोग वैसे कहीं पे we never go as a pair. And I hate doing couple interviews. क्योंकि मेरा ये theory है, the girls will understand, कि हमारे देश में अभी ये है कि moment your marital status is in presentation, everything else you do becomes secondary. आप पार्टनर बन जाते हो। तो राम इज वन ऑफ दिस वेरी सपोर्टिव पार्टनर्स। इवन नाउ आई फील ही हैज मेनी मोर इंटरेस्ट इन मी, ऑल्दो बाहर को ऐसे लगता है कि आई एम द वन हु इज ऑन सोशल मीडिया ओपाइनिंग ऑन एवरीथिंग, विच आई डू फॉर वट एवर रीजन ही डजंट, बट वैल्यू और बिलीफ सिस्टम दोनों का एक ही है, वी बोथ स्टैंड फॉर द सेम थिंग्स, तो वी वर्क लाइक आई थिंक अ ग्रेट मतलब हम लोग ये पार्टनरशिप। कह सकते हैं कि राम की आवाज अब सोना है। हाँ, वही है, बिल्कुल। नहीं, वो It's गलत true. है। It's true. ऐसे लगेगा कि आप मुझे कुछ खिलाते हो और नहीं, फिर मैं बिल्कुल जाके नहीं, कुछ बोलती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप 2 voices हैं, मैं 0 voice हूँ। आप अपनी भी वॉइस है, मेरी भी वॉइस है। You're winning all the girls' hearts. एक्चुअली आप जितना अच्छा गाती हो उतनी उससे भी कई ज्यादा अच्छी बातें कर रही हो, लेकिन हम सबके कान तरस गए कुछ सुनने के लिए। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, कभी परखता नैन मेरे तू, कभी परखता तोर, कभी परखता नैन मेरे तू, कभी परखता तोर, अंबर मुंडे आवे कचिया कलिया ना तोड़, अंबर सरिया मुंडे आवे कचिया कलिया ना तोड़, तेरी माने बोले हैं मुझे तीखे से बोल, तेरी माने बोले हैं मुझे तीखे से बोल। लड़के नहीं गा रहे हैं।
बीटेक करने के बाद पुणे में सिम्बायोसिस में एमबीए करने के बाद वहाँ से ये म्यूज़िक का सफ़र कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली म्यूज़िक बचपन से ही रहा है और स्टेज का मेरा बहुत हमेशा शौक रहा है। मैंने कभी वो कन्वेंशनल ड्रीम नहीं देखा था कि मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है या उस हीरोइन की आवाज़ बनना है। दैट हैज़ नेवर बीन माई ड्रीम एंड इट्स नॉट माई ड्रीम इवन नाउ। तो ड्रीम था क्या? ड्रीम हमेशा था टू बी ऑन स्टेज, टू नॉट नेसेसरली ओनली सिंग, एंड थैंकफुली हम लोग अभी उस एज में रहते हैं कि जहाँ पे द इंटरनेट केम एज अ बिग एलाई फॉर मी, कि देयर इज़ नो मिडल मैन यहाँ पे। अभी यू कैन इंटरैक्ट विद पीपल, यू कैन एंगेज विद द सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, नॉट ओनली एज एन आर्टिस्ट, नॉट ओनली विद म्यूजिक। आप वो सब लेके यू कैन ब्रिंग इट इनटू योर म्यूजिक ऑल्सो। आपका जो काम है सत्यमेव जयते के बाद अच्छी तरह से एकदम लोगों के सामने आया। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ नेचुरल, लाइक अ गिफ्ट। वो सारा परफॉर्मेंस और उसका म्यूजिक, वो किसकी आइडिया थी और वो कैसे आ गया? एक्चुअली आइडिया तो आमिर की थी, एंड जब हम सत्या, स्वाति और लैंसी से मिले तो तब एक्चुअली एक बॉन्ड सा बन गया था। और हमने सबसे पहले तो टाइटल ट्रैक पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन टाइटल ट्रैक पे एक्चुअली हमने बहुत काम किया। मतलब हमारा जो ब्रीफ था कुछ नया था। ये था कि हमको एक गाना करना है जो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पर्सनल लव सॉन्ग फॉर द कंट्री, लेकिन उसमें जिंगोइज्म नहीं होना चाहिए, उसमें एक्सेसिव मतलब वो झंडा उखाड़ के मतलब पेट्रियटिज्म उस टाइप का नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ डिफरेंट फ्लेवर टू इट। तो उसके वजह से क्या हुआ कि टाइटल सॉन्ग का एक्चुअली शायद हम मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर एक्चुअली उसको रिलीज करना चाहिए कि टाइटल सॉन्ग का ही एक एल्बम बन सकता है। 8 गाने हैं टाइटल सॉन्ग के ही, मतलब पूरे प्रोड्यूस किए हुए। एंड इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपेरिमेंट टू ट्राई। लेकिन द ब्यूटी वाज कि पॉजिटिविटी वाज ऑलवेज देयर। मतलब ऐसे कभी नहीं लगा कि यार हम यू नो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ऐसे था कि पॉसिबिलिटीज ट्राई करते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि आई वाज वर्किंग ऑन सत्यमेव, आई वाज वर्किंग ऑन तलाश, एंड आई वाज वर्किंग ऑन सम कमर्शियल्स ऑल्सो बैक टू बैक। तो इतना काम आ गया था कि मैं बीमार पड़ गया। एंड आई वाज इन मैं जसलोक में था 1 वीक बिफोर द फर्स्ट एपिसोड। और पहले एपिसोड का गाना हमने बनाया नहीं था। ओरी चिरैया जो अच्छा, वो पहला था। हाँ, तो वो हम वो सबसे पहले हम शूट कर रहे थे। तो मैं अस्पताल में था, मतलब दे वर ट्रीटिंग, उनको पता नहीं चल रहा था कि मलेरिया है, टाइफॉइड है, क्या है। तो मुझे टेस्ट कर रहे थे। और हॉस्पिटल में भी मैंने मतलब पूरा अपना स्टूडियो का सामान लगाया हुआ था, तो ड्रिप के साथ मैं म्यूज़िक बना रहा हूँ वहाँ पे। और तब आमिर ने एक्चुअली फ़ोन किया और आमिर ने पूछा कि मतलब यू नो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन आमिर एंड मोस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री, कि मैं बीमार हूँ, पहला गाना बना नहीं है, 1 हफ्ते में शूट है। और आमिर ने फिर फ़ोन किया। पहले तो ही स्पोक टू सोना, देन ही स्पोक टू मी, एंड देन ही आस्क्ड मी कि तुम कर पाओगे? तो मैंने बोला कि आई वॉज बॉर्न टू डू दिस। सो ही सेड दैट फिर ठीक है, तू ही करेगा और कोई नहीं करेगा। एंड आई टुक अ मेलोडी दैट वाज मैंने कुछ 5-6 साल पहले बनाया हुआ था, और उसको मैंने थोड़ा सा ऐड करके उसका चिरैया बना के मैंने मीन्स उसका पूरा मेलोडी बना के आई सेंट इट टू स्वानंद। एंड दैट पॉइंट सोना वाज द अल्टीमेट प्रोड्यूसर। सोना ने मतलब पूरा काम करवाया। शी टुक द सॉन्ग टू स्वानंद। स्वानंद ने स्टूडियो में बैठ के पूरा गाना लिखा। एक्चुअली स्वानंद और मैंने जाके फुटेज देखा, जो इंटरव्यूज़ किए थे वो फीमेल इन्फेंटिसाइड के, 40 घंटा, कुछ ज़्यादा ही सिंसियर हो गए हम लोग। एंड इट वाज रिडिकुलस बिकॉज वी डिडंट नीड टू वॉच सो मच ऑफ दैट फुटेज, क्योंकि 1 घंटे का शो होता था, लेकिन वो शूट तो करते थे बहुत घंटे। हम लोगों ने पता नहीं कितने घंटे, 2 दिन जाके फुटेज देखा। एंड हम लोग हर 2 एक तो डिप्रेशन सा था कि राम हॉस्पिटल में है, एंड फिर स्वानंद और मैं ऐसे एक एक्साइटिंग टॉपिक के फुटेज देख रहे हैं कि वी वुड एवरी 1 hour जस्ट वी स्टॉप क्राइंग ऑल्सो, क्योंकि इट्स बियॉन्ड इनह्यूमन द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस लोग बता रहे थे। और ज़्यादातर वो आई मीन मोस्ट ऑफ दैट स्टफ इज़ टू ग्राफिक, इट डिड नॉट इवन कम इन द फाइनल एपिसोड, क्योंकि वो तो आप नेशनल टीवी पे दिखा नहीं सकते। लेकिन वो उसका जो निचोड़ बन के, क्योंकि तब लग रहा था कि फीमेल इन्फेंटिसाइड पे एक तो गाना कैसे बन सकता है, क्या गाना बनाओगे एट द एंड ऑफ सच अ हार्ट ब्रेकिंग 1 hour, क्या गाओगे आप। बट वो जब गाना बना, आई थिंक अभी भी मैं जब स्टेज पे गाती हूँ, जैसे कोचिन में, आप कोची इज़ फार एंड साउथ, वहाँ पे हिंदी गाने कम ही सुनते हैं,
लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जो वहाँ पे भी पूरा स्टेडियम ने गाया है, और उनमें से एक है ओरी चिरैया। तो मैं राम को बोलती हूँ, जब कभी लगता है यहाँ पे मुंबई में कि सही प्रोजेक्ट्स मिल नहीं रहे हैं, वी नॉट गेटिंग अ चांस टू मेक द राइट काइंड ऑफ सॉन्ग्स, जो पोटेंशियल है आपकी, हम दोनों में बातचीत होती है कि वाई डोंट वी गेट दिस काइंड ऑफ फिल्म और दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जहाँ पे राम्स यू नो। मैं हमेशा उसे आके ये बताती हूँ, आई एम द मैसेंजर, कबूतर, कि भाई व्हेन आई सिंग चिरैया, चाहे वो बिहार के हार्टलैंड में हो, जालंधर में हो या कोचिन में हो, जब पूरा 1 लाख या 50,000 या 20,000 लोग दे सिंग अलॉन्ग, यू डोंट, दैट वन सॉन्ग इज इनफ फॉर योर करियर, मीन्स एज अ म्यूजिशियन मैं उसे बोलती हूँ कि दैट इज अ गिफ्ट, कि इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, इट इज अबाउट चेंज, इट्स ऑल्सो अबाउट होप, देयर इज so much of नहीं, मुझे तो लगता है ओरी चिरैया हो या फिर रुपैया वाला हो, तो वो तो मुझे लगता है कि वो तो लड़कियों के लिए तो एंथम जैसा है, मतलब उससे जो मिलता है ना जी। He's too sweet. मैं सोच रही थी कोई मेरे गाने के बारे में मतलब राम, आप पोदार में थे, आपकी एंट्री कैसे हुई, आपने पहला काम कौन सा किया था? मैं कमर्शियल्स कर रहा था, मैं जॉब्स कर रहा था, मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के पास जाता था मैं। तब सबसे पहला जिंगल जो मिला था वो एग्नेलो डायस से मिला था, फ्रॉम लियो बनेट, जो अब टैप रूट चलाते हैं, बहुत बड़े एजेंसी चलाते हैं अभी। एंड एगी गेव मी द जॉब ऑफ थम्स अप। अच्छा। तो तब मैंने थम्स अप का रेडियो स्पॉट किया था। कौन सा था? आप पहचानोगे नहीं वो, लेकिन अभी का भी जो आज कुछ तूफानी करते हैं वो भी राम का ही है। हाँ, तो मेरा एक्चुअली तब था टेस्ट द थंडर। हाँ। तो दीज आर द इंटरेस्टिंग स्टोरीज की बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज भी मैं एगी के साथ काम करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने मिस इंडिया किया टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, तो वहाँ पे प्रदीप गुहा जी ने मुझे जॉब दिया था, तो वो मैंने किया। इवन आफ्टर ऑल दैट मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, उन दिनों में इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और वी कुडंट अफोर्ड इट। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक स्टूडियो में काम किया, एंड इन द डे टाइम आई यूज्ड टू वर्क फॉर द स्टूडियो, इन द नाइट टाइम आई यूज्ड टू डू माई ओन वर्क। तो ऐसे एक डील स्ट्राइक करके 1 साल मैंने ऐसे स्टूडियो में काम किया। तो ऐसे करते 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 वहाँ पे आई मेट शान, तो वहाँ से शान के साथ एक रिलेशनशिप शुरू हुआ, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। फिल्मों में भी आई वाज अ म्यूजिशियन, तो मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, आनंद मिलन, नदीम श्रवण, इनके लिए मैं सेशन म्यूजिशियन भी रह चुका हूँ। 16 और 17? नो, बाय देन आई वाज 18। पहला कीबोर्ड खरीदा था मैंने। तो आप और शंकर दोनों चेंबूर में थे, आप एक दूसरे को जानते थे? जी, मैं शंकर मेरे बहुत सीनियर थे स्कूल में। तो अच्छा, स्कूल आपका एक ही था? हाँ, एक ही स्कूल था। तो OLPH से हम सारे ग्रेजुएट्स हुए। एक्चुअली हमारे शादी के एक दिन पहले इनका रियूनियन हुआ था स्कूल में, तो राम और शंकर दोनों स्टेज पे उन्होंने परफॉर्म किया था। दैट्स अनदर स्टोरी, इट वाज टू हिलेरियस एंड हाँ, वो छोड़ दीजिए प्लीज। लेकिन चेंबूर वाज अ ग्रेट प्लेस टू ग्रो अप, बहुत एक्साइटिंग माहौल था। हमारे नेबरहुड से बहुत सारे लोग एक्चुअली सक्सेसफुल हुए हैं। विद्या बालन भी चेंबूर से हैं। मुझे लगता है कि चेंबूर का जो सबब है, क्योंकि मैं तो ऑब्जेक्टिव हूँ, मैं मुंबई से हूँ नहीं, लेकिन वहाँ पे एक डिस्कनेक्शन है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द, बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल, और वहाँ पे एक देयर इज लाइक ऑलमोस्ट द ब्यूटी ऑफ अ स्मॉल टाउन। एक आइसोलेशन है और सबको जानते हैं, देयर इज अ डीप लव फॉर कल्चर, एंड सबके बच्चे कोई ना कोई म्यूजिक क्लास को जा रहे हैं, कोई वायलिन सीख रहा है। वहाँ पे 1-2 संस्था भी हैं जहाँ पे रेगुलर कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, तो देयर इज़ अ कम्युनिटी फीलिंग। वो एक सैलून में जाके अगर आप बाल बनाओ तो वहाँ जो बातचीत से ही पता चलता है कि एक दूसरे के बच्चों को सब जानते हैं, कौन कितना क्लास में क्या कर रहा है, कौन गाना अच्छा गा रहा है। आई फील, मैं तो आई एम नॉट फ्रॉम अ बिग सिटी, आई फाइंड दैट इज़ अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ नर्चरिंग आर्टिस्ट। आप दोनों एक ही फील्ड को बिलोंग करते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो ये एडवांटेज ऐसे आप देखते हो या कभी कभी बहुत मुश्किल भी हो जाती है? एक्चुअली हाइंडसाइट में अभी जो लॉन्ग रन देखा जाए तो आई फील इट्स बीन अ बिग प्लस, कि व्हाट वी हैव बिल्ट टुगेदर, 1+1 इज नेवर 2, 1+1 इज 200 और 2000, ऐसे लगता है मुझे। बिगिनिंग में मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लगता था, क्योंकि द वर्क आई यूज्ड टू डू एज अ पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे लड़कों के डुओज बहुत हैं, 2 men are seen as equal partners. Man, women, a man and a woman, difficult to even see them as equal partners. Naturally, जैसे ये composer था, I used to be a producer for the longest time, and I'm also an artist and also a singer. लेकिन वो दर्जा जो है easily मिलता नहीं है।
एंड आई फील फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी वर्क एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप. हमने एडवर्टाइजिंग में बहुत इंटरेस्टिंग काम किया है टुगेदर. बट बहुत बार मुझे पीछे रहना पड़ता था कि आगे से बोलिए मत, क्योंकि वो इट बॉदर्स पीपल to see a man and woman on a equal footing. And Ram, for that matter, is one of those rare, he's even a bigger feminist than I am, ki he's never had an issue with my personality. He's always let me be. But as a singer, as an artist, of course it affected me. क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे साथ nobody else has worked with me. जैसे अंबर सरिया 5 साल पहले जब निकला, इट वॉज लाइक अ बिग हिट. इट वॉज द सेम ईयर अरिजीत तुम ही हो केम आउट. इट्स नॉट अबाउट जस्ट मी. वैसे तो आपको अगर कोई जीमा या मिर्ची म्यूजिक ज्यूरी में मैं गई हूँ, 200 गानों में से नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर्स ऑलवेज स्पीक, 200 गानों में से आपको 13 या 14 फीमेल सॉन्ग्स मिलेंगे आज के डेट में. मीन्स अ फीमेल वॉइस इज फिजिकली लिटरली स्टाइफल्ड. कि फेमिनिन पर्सपेक्टिव तो छोड़ो, फीमेल वॉइस के गाने ही नहीं बनते कि ज़्यादा, तो वो जब बंट जाएंगे तो कम ही गाने बनेंगे. और उसके ऊपर इफ़ यू आर मैरिड टू अ म्यूजिक डायरेक्टर, इट कम्स इन द वे. लेकिन अभी जब एक डेकेड निकल चुका है, मुझे लगता है इट इज़ वर्क टू फॉर माई एडवांटेज, क्योंकि वो कोई सोर्स ही नहीं मिला बाहर जाने का. आई हैड टू डू माई ओन थिंग, वॉक माई ओन पाथ, मुझे अपना ही करना पड़ा. और अभी जब मैं स्टेज पे जाती हूँ, आई गो एज अ सोलो आर्टिस्ट विथ माई बैंड. ये नहीं कि मुझे म्यूजिक डायरेक्टर के ट्रूप में जो 4 सिंगर होते हैं उनके साथ रहना पड़ता है. सो इट हैज़ हेल्प मी कार्व माई ओन आइडेंटिटी. एंड बीच बीच में फेजेस होते हैं जहाँ पे लगता था कि मैं वापस नौकरी कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ग्लोरी नहीं है प्रोड्यूसर बनने का. यू कैन मेक मनी, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, लेकिन ऐसे क्रेडिट नहीं मिलता है ऑफ व्हाट इज़ योर डेजिग्नेशन, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई डू. एंड एज एन आर्टिस्ट अपना ही करते रहो, लेकिन आउटलेट कहाँ है. तो आई थिंक चेंजिंग पॉइंट, आई मस्ट गिव क्रेडिट टू आमिर खान. मेन स्ट्रीम में जो है, आई थिंक ही नेवर थॉट ट्वाइस अबाउट वर्किंग विथ आइदर हिम और मी टुगेदर एंड इंडिविजुअली. तो सत्यमेव जयते, डेली बेली, तलाश, बहुत सारा काम. लेकिन डेली बेली में तो आपने कम गाने गाए हैं. मैंने हर जगह कम ही गाने गाए हैं. एक तो गाया. तो मुझे लगता है कि अभी हाइंडसाइट में इट हैज़ ऑल बीन गुड. आई कुडंट हैव हैड इट एनी अदर वे. एक्चुअली क्या हुआ था कि 97 से लेके टिल अबाउट 2009-2010 मेरा एक एडवर्टाइजिंग में जो दौर रहा, बहुत एडवर्टाइजिंग म्यूज़िक में जो दौर रहा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा. मुझे वो फील्ड इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे जो डीलिंग्स थे वो अबव बोर्ड थे. एंड हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थे वो हमारे पक्ष में थे. और ये एक अजीब सा दौर था जहाँ पे कॉर्पोरेट इंडिया समझ चुका था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री, पॉप इंडस्ट्री वो समझ नहीं रहे थे. जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, राम ने एक अभी पास आओना अगर आपने सुना हो, जो क्लोजअप के साथ आता है, तो इट इज़ समथिंग दैट वाज क्रिएटेड इन 2009. और वो हमने शायद 22 या 23 कंट्रीज़ को लाइसेंस किया है. वो गाना था जो राम ने क्रिएट किया था, मैंने गाया था. और आई थिंक 9 साल तक हर 6 महीने इट हैज़ गॉन टू अ डिफरेंट कंट्री एंड इट हैज़ बीन सो सक्सेसफुल कि वो अपने बलबूते पे, जस्ट द म्यूजिक पीस, नो फिल्म स्टार, nobody needed to promote it, the song itself. और जब भी वो चाहते थे कि गाने को चेंज करें और नया गाना लेके आए, रिसर्च वो ही दिखाएगा कि नहीं, people don't want to let go of the song, वो गाना को वापस. So there's a lot of the music that was created even in advertising. लोगों को लगता है एडवर्टाइजिंग में जिंगल्स होते हैं, उसमें वेट नहीं है, but there's a lot of powerful musical pieces which राम ने शायद 4000 तक तो टोटल बनाया होगा, बट अभी भी बीट डोकोमो, बीट बहुत सारे या हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, लॉट ऑफ म्यूजिकल पीसेस जो बनाए, जो दे कम बैक. अभी आई थिंक एयरटेल डिड केम बैक टू दैट. वो भी एक प्रॉब्लम था फिल्म इंडस्ट्री के साथ नेगोशिएट करने में, क्योंकि मैंने खाकी किया था राजकुमार संतोषी के साथ 2003 में. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यही प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि मतलब एक कल्चरल डिस्कनेक्ट था कि ये ऐसे क्यों चल रहा है, ये ऐसे क्यों है कि हमारा म्यूज़िक भी हमारे पास नहीं है, हमारे रॉयल्टीज़ भी हमारे पास नहीं है, सारे के सारे राइट्स भी आपको दे दिए और उसके साथ आप जो चाहे करें, जिस फिल्म में चाहे डालें. ये तो कुछ अजीब सा चल रहा था. मतलब कोई क्वालिटी कंट्रोल की चीज़ नहीं थी और आपके हाथ में कोई आर्टिस्टिक कंट्रोल की चीज़ नहीं थी. तो
इसके वजह से क्या हुआ था कि आई हैड डिसाइडेड कि थोड़ा इससे आई टेक अ स्टेप बैक एंड एडवर्टाइजिंग में ही काम करते हैं, वेयर एज बड़े स्क्रीन पे काम करने का मज़ा अलग होता है. सो वाज लुकिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. सो इट वाज रियली नाइस व्हेन दिल्ली वैली हैपेंड, और आमिर के साथ वो जो एक कनेक्शन हुआ, बहुत ही इट वाज रियली रिवॉर्डिंग. ग्रोइंग अप ईयर्स होते हैं, तब एक इंटरेस्ट होते हुए भी यू हैव टू डू कंप्लीट योर एजुकेशन. आपको तो इंजीनियरिंग फिर MBA, तो मतलब फैमिली को कन्विंस करना डिफिकल्ट होता है कि खुद को कन्विंस करना डिफिकल्ट होता है कि नो आई वांट टू डू करियर इन दिस ओनली और बाकी कुछ नहीं करना. मेरा जो इंटरेस्ट था एकेडमिक्स में भी उतना ही पैशनेट और इंटेंस था. इट वाज नेवर माइनर. और मैं घोड़े भी चलाती थी. आई वॉज वो पर्सन हु इज म्यूज़िक भी था और हिंदुस्तानी क्लासिकल की. बहुत लोगों को लगता है कि मैं क्यों हर दिन ऑफिस आऊँ, मैं भी सिंगर बनूँ. मुझे बहुत सारे मेल्स आते हैं कि मेरा भी इंटरेस्ट है. मैंने कहा इंटरेस्ट से कुछ नहीं होता. एक तो यू नीड टू हैव द गट्स टू से कि आई कैन सपोर्ट माई सेल्फ, आई विल जंप ऑफ द क्लिफ. और एक बार जंप ऑफ किया तो आपको खुद को संभालना है. और दूसरी बात है कि देर इज़ नथिंग रॉन्ग डूइंग अ डे जॉब ईदर एंड फॉलोइंग योर पैशन पैरेलली. क्योंकि बहुत सालों तक मैं नौकरी भी करती थी. मुझे पता था कि मुझे जो खबरें मिलती थी बॉलीवुड के, कि वो एक अलग माहौल था. वहाँ के म्यूज़िक डायरेक्टर्स अलग थे कि कोई फार्म हाउस में मिलना चाहता है, कोई क्या करना चाहता है. इट सीम्ड लाइक अ वेरी इलिटरेट सेटिंग जहाँ पे मैं फिट इन नहीं करती, और मुझे लगता है अभी भी फिट इन नहीं होती हूँ. तो मुझे पता था कि मुझे वो रेगुलर पाथ से काम, अगर म्यूज़िक पैशन है, नहीं मिलेगा. आई हैव टू फाइंड माई ओन वे ऑफ रिलीजिंग म्यूज़िक, जो वो स्टैंडर्ड वे में ना हो. और वो किसी के बोलने से, किसी के सिखाने से तो होता नहीं है. दैट डीप नीड टू गो ऑन स्टेज इज़ अ ड्राइविंग पॉइंट. कि मुझे लाइव ऑडियंस से बहुत प्यार है. मुझे एक्चुअल परफॉर्मेंस का जो चैलेंज होता है, लाइव परफॉर्मेंस का एज अ परफॉर्मिंग आर्ट, उसका बहुत, जैसे इट्स नशा है. नथिंग कैन बी more intoxicating than that love you get from the audience. So that drives you. किसी के पेरेंट्स और किसी के बोलने से तो कुछ नहीं होता है. आपकी आवाज़ हमने मराठी में नहीं सुनी, तो मराठी गाने गाने का आपको कोई विचार है? मैं बचपन में बहुत मराठी गाने गाती थी, लेकिन यहाँ पे आके लगा कि भाई कोई प्रोनाउंसिएशन का वो ना पकड़ ले. क्योंकि जब भी हम जिंगल भी या गाने दूसरे लैंग्वेजेस में गाते हैं, सबसे कठिन होता है जब मराठी आता है. क्योंकि जो पहले लगता था कि पीपल थिंक इट्स वेरी क्लोज टू हिंदी, लेकिन जो उसके नुआंसेस हैं प्रोनाउंसिएशंस के, वो काफ़ी वो चढ़ता नहीं है आराम से. एक गाँव क्या, हाँ, एक नाट्य संगीत है जो मैंने शायद 6th स्टैंडर्ड में या 7th स्टैंडर्ड में सीखा था. नारायणा रमा रमणा, नारायणा रमा रमणा, नारायणा रमा रमणा, मधुसूदना मनमोहना, मधुसूदना मनमोहना, करुणा घना रे नारायणा रमा रमणा. धावता श्री हरि जड़ करी, धावता श्री हरि जड़ करी, बलसागर गोविंदा. धावता श्री हरि जड़ करी, बलसागर गोविंदा, बलसागर गोविंदा. तुझे आचरणी सादर वंदन, तुझे आचरणी सादर वंदन, करितो परमानंदा, करितो परमानंदा. दे प्रसादा व्यंकटेशा, जगताचा आनंदा, जगताचा आनंदा रे नारायणा, नारायणा नारायणा.
गाना था नारायणा, हाँ। ये जो मेरी टीचर थी एकबोटे मैम, वो अभी पुणे में है। अगर वो देख रही हैं, वो जरूर देख रही होंगी। आई होप शी इज वाचिंग दिस। एकबोटे मैम, आई एम eternally grateful and I'm really sorry I have not called you back because I have to call her back. उन्होंने सबसे after this I you have to call एकबोटे मैम। तो आपने एकबोटे मैम के यहाँ जब आप MBA करने के लिए पुणे में आई थी तब नहीं। उनके यहाँ सीखा था? बचपन में। तो आप बचपन में पुणे में थी? पुणे में 2 साल थे, फिर हैदराबाद में 3 साल थे, हर जगह घूमते रहते थे। नेवी में थी इनकी पाप इनके हाँ, तो पिताजी। NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी में थे, तो वो हमारी म्यूजिक टीचर थी। वो हमें पुणे में NDA से वो जो भातखंडे स्कूल लेके आती थी एग्जाम लिखाने के लिए, तो वो जो विशारद उन्होंने ही। हाँ, और इतनी कमिटमेंट कि बच्चों को खड़कवासला से वो बाइक पे लेके आती थी। अमेजिंग अमेजिंग लेडी। क्योंकि हम लोग 3 बहनें हैं, तो मैं और मेरी बहन उनके पास जाते थे सीखने के लिए। एंड शी वाज आई थिंक प्रोबेबली द बेस्ट टीचर वीव एवर हैड। और सब जितने बंदिश हैं तब के वो 2 साल जो सीखे, सब ज़्यादातर मराठी में ही थे। तो आपके मतलब मराठी गुरु 3 हुए? हाँ, एक एकबोटे मैम थी, एक घोटिकर सर थे और एक साठे मैम। वैसे ज़्यादातर जो क्लासिकल बंदिश होते हैं वो ब्रज में ही होते हैं, वो नॉर्थ इंडियन वो ही रहते हैं, लेकिन 1-2 ऐसे जैसे बीच के गाने वो सिखाती थी। तो हाँ, आई फील इट्स लाइक अ ट्रेजर हाउस। बट बात यह है कि कहीं लिखा हुआ नहीं है, कुछ नहीं, दिमाग में है और कभी कभी गायब हो जाता है और बीच में ऐसे उछल के आता है, क्योंकि स्टेज पे जैसे ये गाना कभी गाने को मिलता नहीं है। तो मुझे लगता है कि मिलना चाहिए इन द कमिंग डेज। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको तो मराठी नाट्य संगीत का शो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, रियली यू शुड डू दैट। जिस गाने का अर्थ मालूम नहीं है, मतलब वो समझता नहीं है, तो ऐसा गाना मतलब गाने में वो इमोशंस लाना मुश्किल होता है। म्यूजिक ऑनेस्टली क्लीशेड हो, लेकिन कोई लैंग्वेज नहीं है। अभी जैसे मेरा रिसेंटली सबसे बड़ा हिट गाना है रंगोबती, जो कोक स्टूडियो में हमने परफॉर्म किया, और वो गाना उड़ीसा का है और लेकिन पूरे दुनिया ने सुना। और मैं अभी बर्लिन गई थी और वहाँ पे जो दुबई के मिडल ईस्टर्न के वो बुरखा पहन के लड़कियां आके मुझे बोल रही थी कि रंगोबती। मैंने कहा भाई इट्स ब्यूटिफुल कि लैंग्वेज का कुछ, देयर आर नो बैरियर्स एक्चुअली। तुम्ही ऐकलंय ना सगळ्यांनी रंगोबती? हे रंगोबती रे रंगोबती, हे रंगोबती रे रंगोबती, हो रंगोबती रंगोबती, हे रंगोबती रंगोबती, रंगोबती रंगोबती कौन कलता हसी पदे कहलो कथा। हे रंगोबती रंगोबती कौन कलता हसी पदे कहलो कथा। कोलाजे लाजे कोलाजे लाजे होय कोलाजे लाजे 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 होय कोलाजे लाजे 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 लई जाउची मथा गो नाइ करो। हे लाजे लाजे लई जाउची मथा गो नाइ करो अथा। ये रंगोबती जो है जी, वो आपने पहले मतलब सुना था, इसको कोक स्टूडियो में लेके जाए, ये मतलब बाकी सारा मतलब छोड़ के इस गाने को। एक तो मैं उड़ीसा की हूँ एंड उड़ीसा फॉर वॉट एवर इट इज़ वर्थ एक बहुत ही रिच म्यूजिकल कल्चर है, आर्ट का हिस्ट्री है, लेकिन मेन स्ट्रीम में आके आया नहीं है। दैट ईयर वॉज माई 10th ईयर एज एन आर्टिस्ट इन द पब्लिक डोमेन। तो ये मन में था कि अगर कुछ एक नेशनल प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं तो उड़ीसा को हाईलाइट करना था। दोज आर माई रूट्स एंड या सो दैट्स हाउ द आइडिया केम। जब से कट्टा शुरू हुआ है तब से ज्यादातर सोना जी बात करिए, वो आपकी तरफ देखती है, आप हाँ कहते हो और वो शुरू हो जाती है। तो ये जो आपका ट्यूनिंग है फ्रॉम डे वन से है या आप बातें कम करते हो और उनको सारा काम तो घर पे सबसे ज्यादा ये बात करता है और कोई घर पे आता भी है और हम लोग कहीं और मीटिंग पे भी जाते हैं, सबसे ज्यादा राम जी ही बात करते हैं। तो आई थॉट बैलेंस करना चाहिए। वॉइस सुनने के लिए तरस रहे, मतलब वो बहुत ही कम खतरा कायम है, खतरा
खतरा गाना है। भी मैंने गाया खास खास के, देखिए आवाज वो आपकी सुनना चाहता है। नहीं एक्चुअली क्या है कि इस बात की जो आयरनी है ना, आप समझ नहीं पा रही हैं, क्योंकि घर पे मैं जितना इनको पकाता हूँ आप जानती नहीं है। टीचर है मेरे गुरुजी। नहीं, बहुत ज़्यादा पकाता हूँ मैं और बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे रिलैक्स कर रहा हूँ एक्चुअली। सोना जी, आप बचपन से गाना गाती है, तो आपको पहली बार किसने बताया कि आप अच्छी गाती हो, और आपका जो गायक है अंदर का वो किसने बाहर निकाला कि आप अच्छी तरफ से गा सकते हो? और वैसे ही राम जी के बारे में एक्चुअली ये उल्टा है। एक्चुअली मुझे थ्रू आउट माई बचपन एंड ग्रोइंग अप बोला गया था कि आप गाइए मत, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है, एटलीस्ट आप हिंदुस्तानी गाना मत गाइए, आप टीना टर्नर या कोई इंग्लिश गाना गाइए। बिकॉज इंप्रेशन ये था कि जो वेस्टर्न गाने होते हैं वो ग्रफ से कुछ भारी से आवाज़ गाते हैं, और जो इंडियन गाने लड़कियों को गाने का अगर शौक हो तो बिल्कुल बर्ड जैसे क्रिस्टल क्लियर आवाज़ लेके गाओ, तो यू डिजर्व टू सिंग, अदरवाइज आप मत गाइए मत। तो ऑनेस्टली दिस सेल्फ बिलीफ ना कि वो आई लव माई वॉइस इज, लेट मी जस्ट गिव क्रेडिट टू माई सेल्फ, आई हैव ऑलवेज लव्ड माई ओन वॉइस। आई हैव बिलीव्ड कि मुझे हिंदी में गाना चाहिए, क्योंकि कहीं भी जो माहौल होता है ना, घर में अंकल आंटी लोग सब आ गए तो हम लोग बहनें हैं कि बेटा एक गाना गाओ, तो मेरी बड़ी बहन का एक सुरीली सा आवाज़ था, तो उससे हमेशा जैसे और पॉपुलर गाने गवाए थे, और तालियां सबसे ज़्यादा वही हिंदी गानों में मिलते हैं, बेटा आप इंग्लिश गाना गाइए। एंड आई यूज्ड टू बी वेरी फ्यूरियस कि भाई आपको कहाँ समझ आएगा इंग्लिश गाना, और मैं इंग्लिश क्यों गाऊँ, ये क्या ज़बरदस्ती है। तो आई यूज्ड टू इंसिस्ट ऑन सिंगिंग इन द पॉपुलर लैंग्वेज, कि आपको अच्छा लगे ना लगे मैं तो गाऊंगी, और आई यूज्ड टू लव माय ओन वॉइस। और सोना कुछ ज़्यादा देसी हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि हम जैसे बम्बई में आके लोग थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बनने के लिए कुछ अजीब अजीब से प्रोनाउंसिएशन शुरू कर देते हैं। जैसे वर्ली को लोग बम्बई में बोलते हैं वर्ली, सोना बोलती है वर्ली। तो जब मैं मिली इन्हें काम के लिए दैट टाइम एडवर्टाइजिंग में, ही सेड आपका जो चाल चलन है you have to change it because here there is a certain appreciation for a anglicized persona कि आप धोती पहन के कभी बिंदी लगा के और पहुंच जाती हैं, और आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे है, तो एडवर्टाइजिंग में तो आपको काम मिलेगा नहीं। आपको सब देहाती समझेंगे। बट आई हैव ऑलवेज हैड अ डीप प्राइड फॉर माई रूट्स। मुझे लगता है कि ये नहीं कि मैं एक्चुअली गाँव से आई हूँ, लेकिन द वे आई ड्रेस, द वे आई टॉक एंड वॉट आई सिंग इज फ्रॉम द लैंड। राम जी, आपने भी बचपन में शायद कर्नाटकी म्यूजिक सीखा हुआ है जी। तो आपकी स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि अगर आप मतलब साउथ इंडियन फैमिली से हो, चेंबूर से हो, तो आपको कर्नाटक म्यूजिक सीखना में चॉइस नहीं दिया जाता है। मेरे साथ ये हुआ कि मेरे टीचर्स बहुत चेंज हुए, क्योंकि मैं 2 साल हॉस्टल भी गया था, तो उसकी वजह से क्या था कि इनकन्सिस्टेंसी था ट्रेनिंग में। टीचर्स को मैं बहुत फ्रस्ट्रेट करता था, क्योंकि मुझे गानों को सीख के इम्प्रोवाइज करने का जो मन करता था, मतलब आई डिडंट लाइक द सॉन्ग्स जस्ट द वे दे वर, आई वांटेड टू चेंज देम। तो बहुत इरिटेट करता था मैं टीचर्स को। लेकिन एक फाइनल टीचर थे जिन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि इसको शायद म्यूज़िक के साथ कुछ और करना है, तो मे बी आप उसको एक इंस्ट्रूमेंट दे दो या कुछ और दे दो, यू वांट्स टू ट्राई समथिंग। ट्रूथ इज़ कि मैं टीचर्स का बहुत आभारी हूँ एंड मेरे पेरेंट्स का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे सिखाया, मतलब बिठा के आई हैड टू लर्न। जो बचपन में सीखता है आदमी, वो गहराई तक पहुँचती है बात। जो आज मैं सीखता हूँ, आज भी मैं म्यूज़िक सीखता हूँ, लेकिन वो रिटेन नहीं होता उतनी आसानी से। रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ता है अगर आपको रिटेन करना है, टाइम लगता है सीखने में, वो बचपन में नहीं होता है। तो माय रिकमेंडेशन टू पेरेंट्स, दो इट साउंड्स वेरी पॉलिटिकली इनकरेक्ट, इज़ कि बच्चों को मतलब म्यूज़िक सिखाओ, चॉइस मत दो, जबरदस्ती हाँ ज़बरदस्ती सिखाओ। यहाँ तक कि इतना हो सकता है कि आप शायद बच्चे को गिटार पसंद नहीं है, पियानो पसंद है, या वोकल्स पसंद, इस टाइप के वोकल्स पसंद, उस टाइप के वोकल्स, जो भी है, अगर आदत पड़ जाए ना रियाज करने की, और वो साधना की आदत पड़ जाए ना, तो फोकस बड़ा अच्छा होता है। आपने बहुत सारी धुन बनाई है, तो धुन बनाने के लिए कितना समय लगता है, और ऐसी कोई धुन है जो हमें आप सुनाना चाहते हो अभी? नहीं, मैं गाना तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। गाना नहीं अजीब बात यह है कि सत्यमेव में मैंने बहुत गाने गाए हैं, मुझसे बहुत ज्यादा गाने। हाँ, इनसे तो बहुत ज़्यादा गाने मैंने सत्यमेव में गाए हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि गाने बहुत टाइम्स पे
शूट के 1-2 घंटे पहले तैयार हुए हैं। नहीं, एंड क्योंकि- आमिर लव्स योर वॉइस। हाँ आमिर वो पार्शियल है। वो हाँ दैट्स इट्स नो, बट आमिर यूज्ड टू लव योर वॉइस। या ही डज। तो उन्होंने एक्चुअली मुझसे बहुत गाने गवाए। प्रॉब्लम ये था कि गाना किसी को सिखाने में जितना टाइम लग जाता, बेहतर यही है कि मैं ही खुद परफॉर्म कर लूं। उस सिस्टम से मैं नहीं, एक्चुअली नहीं। गाने काफ़ी, कुछ तो एक्सक्यूज देना चाहिए। फिर मैं तो सिंगर्स बहुत नाराज हो जाएंगे। तो मैं तो रेडी थी। हाँ वो तो है। लेकिन लड़कियों के गाने बहुत कम बनते हैं। बड़े गाने तो आपको ही दिए हैं। मैंने बड़े बनाए उनको। हाँ वो भी है। तो हार मान ली है मैंने, डोंट वरी। आई एम सो मॉडेस्ट। कॉम्पोजिशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। वो आप अचानक से एक दिन उठ के, कॉम्पोजिशन इज लाइक बीइंग अ कारपेंटर एक्चुअली। वो आपको रोज काम करना पड़ता है। एवरी डे यू हैव टू पिक अप योर इंस्ट्रूमेंट, एवरी डे यू हैव टू प्ले। एंड जितने आप इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा जानो वो बेहतर है। बहुत टाइम्स पे ऐसे भी होता है कि बिना इंस्ट्रूमेंट के जो आप कंपोज करो वो भी अच्छा बनता है। स्पेशली क्लासिकल में, अगर आप सेमी क्लासिकल गाना बना रहे हो तो इट्स बेस्ट नॉट टू हैव एन इंस्ट्रूमेंट। ही इज फॉरएवर कंपोजर। हाँ फॉरएवर। वो तो मतलब रोज जैसे मुझे हाँ। इजाजत नहीं है घर पे कि मैं चिल्ला चिल्ला के गाना गाऊं। मेरी होती थी हाँ। हॉस्टल में, हैड अ रेपुटेशन। ये आ गई तो गा गा के आई वुड बी एंडलेसली सिंगिंग। लेकिन घर में अभी वो हैबिट टूट गया है, क्योंकि इनके दिमाग में हमेशा कॉम्पोजिशन रहता है। ही सेज डोंट इंटरफियर इन माय कॉम्पोजिशन। या कभी भाग के बाथरूम के अंदर जाएगा, गाना बना के आ जाएगा। हाँ, और ये बहुत एम्बैरेसिंग चीज़ है एक्चुअली। बहुत टाइम्स पे ये ऐसे होता है कि बस वो फ़ोन मेरे हाथ में है तो आई फील सिक्योर, क्योंकि मैं कहीं भी भाग के मेलोडी रिकॉर्ड करके निकल सकता हूँ। और ये मतलब बहुत मीटिंग्स में अचानक से मैं भाग जाता हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। कुछ एंडलेसली कभी कभी मैं ऐसे रिदम्स बजाते रहता हूँ। तो चेयर पे रिदम्स होते हैं, टेबल्स पे रिदम्स होते हैं, या कुछ गुनगुनाता रहता हूँ। तो लोग सोचते हैं कि मैं इम्पोलाइट सा बंदा है, लेकिन एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। तो कॉम्पोजिशन ऐसी चीज़ होती है। कॉम्पोजिशन इज़ अ वे ऑफ लाइफ एक्चुअली। अभी ज़माना अनप्लग्ड गानों का, जो पुराने गाने हैं वो फिर से नए फ्यूजन में आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो अभी आने वाले फ्यूचर में आप कैसे देख रहे हैं, कैसे तरह का म्यूज़िक आने वाला है? एक्चुअली क्या है ना, ये प्रॉब्लम है, इसकी जड़ है भय। और ये डर जो है ये वीकेंड बॉक्स ऑफिस ने क्रिएट किया हुआ है। तो क्योंकि क्या हो रहा है कि आजकल फिल्म्स जो हैं उन इतने डिपेंडेंट हो गए हैं अपने पहले वीकेंड के बॉक्स ऑफिस पे, कि उनको ऐसे लगता है कि, और अभी क्या हो गया है कि बहुत सारी फिल्मों के लिए उनका म्यूज़िक जो है उनका मार्केटिंग आर्म हो गया है। तो वो फिल्म के प्रोमोज से पहले आपको पहले फिल्म का म्यूज़िक दिखाई देता है, सुनाई भी नहीं देता, दिखाई देता है, और उसके बाद आपको फिल्म के प्रोमोज दिखाई देते हैं। तो वो एक कमर्शियल रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे रीमिक्सेस बनने लगे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हिट सॉन्ग को ही लेके हम रीइन्वेंट करें तो उतना मतलब झंझट ऑफ मेकिंग द सॉन्ग पॉपुलर वो कम हो जाता है। लेकिन एक्चुअली ये जो है ये मेरे विचार में ये फिल्म के क्रिएटिविटी को एक्चुअली रोकता है। क्योंकि आप अगर देखोगे कि अभी के जो दो सबसे बड़े फिल्म हैं, इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि 3 सबसे जो इम्पोर्टेंट फिल्म्स हैं पिछले 3-4 साल के, दंगल, बाहुबली और सैराट, ये तीनों जो हैं ये इनका जो म्यूज़िक है ये स्क्रिप्ट के अनुसार है। दंगल और बाहुबली का म्यूज़िक तो मैं उनको तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मतलब ये सुपर हिट म्यूज़िक है। इट्स सुपर हिट फिल्म विद ग्रेट म्यूज़िक कनेक्टेड टू इट। सैराट का तो वो भी नहीं है, सैराट का तो कनेक्टेड भी है और सुपर हिट भी है। तो सैराट के बारे में, सैराट का म्यूज़िक जो है ना वो इनविटेशन कार्ड था, और जिसके कारण लोग थिएटर में गए देखने के लिए। व्हेन यू टेक ग्रेट आर्टिस्ट जैसे अजय अतुल हैं और आप उनको एम्पावर करते हैं, जैसे सच में मुझे लगता है मेरे साथ वो हुआ था सत्यमेव जयते पे। मतलब पूरी छूट दी गई थी कि क्रिएट फॉर द शो, डोंट कमर्शियल कंसर्न्स आपका कंसर्न नहीं है, वो हमारा कंसर्न, प्रोड्यूसर्स का कंसर्न है। आप अच्छा म्यूजिक बनाएं। तो उससे क्या होता है कि आर्टिस्ट प्रोत्साहित होता है, उससे इंकरेज होता है और यू गिव योर बेस्ट। कमर्शियल कंस्ट्रेंट्स में क्या होता है कि पहले तो आप यू ऑलरेडी सेकंड गेसिंग कि सबसे पहले जो गाना आएगा वो तो रीमिक्स गाना आने वाला है। तो ऑलरेडी
वो एक तरह से आपको पकड़ लेता है कि सबसे पहले तो मैं कंपोज़र हूँ और वही काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ इस फिल्म में, क्योंकि सबसे पहले तो एक रीमिक्स गाना निकालना चाहते हैं. एंड आई फील कि बेस्ट एग्जाम्पल एक्चुअली इज सैराट, वेयर यू टेक ओरिजिनल म्यूजिक, यू टेक ग्रेट म्यूजिक एंड यू लिटरली इन्वाइट द ऑडियंस इन. अगर आप सैराट को अचानक से रीमिक्स जोन में डाल देते तो वो बात ही नहीं रहती फिल्म में. तो अगेन इट्स व्हेन द म्यूजिक कम्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट इन अ फिल्म, आई फील द म्यूजिक इज एट इट्स बेस्ट. When the music comes from commercial diktats, तो मुझे लगता है कि म्यूजिक ऑलरेडी हैम्पर हो जाती है. सो आई फील दैट इट्स नॉट अ हेल्थी ट्रेंड क्रिएटिवली. क्रिएटिवली म्यूजिक को, फिल्म को, आर्ट को हमेशा आगे जाना चाहिए. हर जनरेशन को अपनी जो स्टोरी है, अपनी जो कहानियाँ हैं वो एक्सप्रेस करने का हक होना चाहिए. यू शुड हैव दैट स्पेस. सो आई डोंट फील दैट द ट्रेंड विल लास्ट. मुझे तो लगता नहीं है कि, और ये दौर रहता है. ये 10 साल पहले ऐसे हुआ था कि रिमिक्सेस का दौर चला था. पंचंदा के गानों से शुरुआत होके बाकी सब के गाने भी रीमिक्स हो गए और फिर एक अलग सा ओरिजिनल म्यूज़िक का दौर आया. तो ये साइकिल्स में चलता है. होपफुली मेरे ख्याल से लोग अब बाहुबली, दंगल, उसके नंबर्स के पीछे भागेंगे और मोर एम्बिशियस और ओरिजिनल कंटेंट के पीछे भागेंगे. और एक सवाल था कि अभी आप जो बात कर रहे हैं म्यूज़िक के फ्यूचर की, वो फिल्मों से रिलेटेड है, लेकिन एक दौर था जब एल्बम्स आते थे. आपने शान के साथ काम किया है, जैसे कैलाश खेर के एल्बम्स थे, शान के एल्बम्स थे, अभिजीत सावंत के भी एल्बम्स निकले थे. अभी एल्बम्स बहुत ही आउटडेटेड हो गए, ऐसा नहीं लगता आपको? क्योंकि हम ऑडियंस के पास तो एल्बम्स आ ही नहीं रहे. बहुत ज़्यादा दर्द मुझे होता है, क्योंकि ओरिजिनली मुझे प्योरली फिल्म्स में काम करने का कोई शौक़ नहीं था और अभी भी नहीं है. मुझे मेरा जो प्यार है और जो कमिटमेंट है वो है नॉन फिल्म म्यूज़िक के लिए. तो मैंने तो शान के साथ किया एल्बम, शामक दावर के साथ किया है, खुद के मतलब रॉक एल्बम्स निकाले हैं, सोना का पहला एल्बम किया है. फिर जब हमको प्लेटफॉर्म मिला कोक स्टूडियो का तो हमने उस पर छलांग मार लिया. एंड सच में तो कमिटमेंट उसके तरफ ज़्यादा है हमारे एंगल से. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज का जो मीडिया है बहुत बिखर गया है एंड म्यूज़िक टेलीविज़न तो रहा ही नहीं अब. तो आप गाने बनाओगे तो गानों को मतलब आप प्रमोट कहाँ पे करोगे, सुनाओगे कहाँ लोगों को कि आपने लोगों को पता भी कैसे चलेगा कि एल्बम निकला है. हम लोग अभी वैसे 2 एल्बम पे काम कर रहे हैं, बट जब और उसमें बहुत टाइम जाता है, रिसोर्सेज जाता है और अपना इन्वेस्टमेंट जाता है. बट कभी कभी सोच के लगता है कि क्यों कर रहे हैं, किसको पता, कैसे पता चलेगा. मैं अपने पेज पे डालूंगी, और अभी तो फेसबुक में भी ये हो गया है कि अगर आप पैसा ना मत डालो तो वो लोगों को पता भी नहीं चलेगा. द मोमेंट दे सेंस कि आप कोई खबर दे रहे हो जहाँ से ऑफ कि एल्बम रिलीज, वो कोड वर्ड आ गया, तो यू आर सपोज टू पुट अ लॉट ऑफ मनी इन इट टू इवन रीच आउट. एंड हमने खुद हमारे तरफ से बहुत पैसा डाला है एल्बम्स में. जैसे हमने जब सोना का एल्बम बनाया था, कोई म्यूज़िक कंपनी नहीं था, हमने खुद बनाया था. और देन वी वेंट एंड वी स्ट्रक अ डील विद सोनी म्यूजिक. तो ऐसे जो एल्बम्स प्रोड्यूस करना महंगा है, इट्स डिफिकल्ट टू डू एंड यू नीड कंपनी बैकिंग, यू नीड सम बैकिंग. एंड कंज्यूमर्स एनीवे डाउनलोड इट फॉर फ्री. तो द ट्रूथ इज इट हैज़ टू बी देयर हैज़ टू बी अ लॉजिक कि कैसे बने और हाउ डज इट गेट फंडेड और जस्टिफाइड. क्योंकि सिर्फ प्यार और मोहब्बत के कारण हम लोग एल्बम रिलीज़ करें तो वो दैट्स नॉट पॉसिबल. सोना, आप जब गाना गा रही थी, सीख रही थी, तो आपके आइडॉल कौन थे? आपको कौन से गाने ऐसे थे जो आपको अच्छे लगते थे, जो आप शायद बचपन से गा रही थी? मेरे वैसे हीरोज़ और इंस्पिरेशंस बहुत अलग अलग जॉनर्स के रहे हैं. पंडित कुमार गंधर्व, नुसरत फ़तेह अली खान, गिरिजा देवी, गीता दत्त मुझे तब पसंद आती थी क्योंकि मेन स्ट्रीम में सिर्फ, लेकिन अभी जैसे टाइम गया है तो लगता है कि जैसे कोई भी भूल नहीं सकता लता मंगेशकर एंड आशा भोसले ने क्या कंट्रीब्यूट किया इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ऑल ऑफ अस. तो हीरोज़ तो बहुत रहे हैं, फ्रॉम क्लासिकल म्यूज़िक, फ्रॉम गज़ल, मेहदी हसन साहब, सो मनी इंस्पिरेशन. अश्विनी जी, हाँ, अश्विनी भिड़े जी. आई मीन आई फील ब्लेस्ड कि कुछ जब मैं मुंबई आई बहुत उनके पीछे पड़ी थी कि मुझे सिखाइए. तो 1-2 साल आई वेंट टू हर. अभी वो भी बहुत बिजी हो गई हैं, मैं भी हो गई हूँ, लेकिन ऐसे इंस्पिरेशंस तो हमारे सिटी में भी हैं. आई जस्ट सडनली रिमेंबर्ड एक गाना था
जो आई थिंक स्मिता पटेल इज इन दैट मूवी. इट वॉज अ ब्लैक एंड वाइट फिल्म. मैंने एक ही बार ऐसे आफ्टरनून में आता था ना 1:30 का एक स्लॉट जहाँ पे वो डीडी में रीजनल फिल्म्स आते थे. वो गाना सुना था. इट वाज जस्ट रिवेटिंग. गगन सदन तेजो माया तिमिरा हरुण करुणा कर दे प्रकाश ते सदय गगन सदन तेजो माया. तो जस्ट रजिस्टर्ड, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि एक बार कुछ सुनो 4 लाइन और वो चिपक जाता है. एंड दैट इज व्हाट हैड हैपेंड. तो आई सडनली रिमेंबर्ड इट. आई वाज लाइक वो दैट्स आल्सो मराठी. हृदयनाथ मंगेशकर का म्यूजिक. हाँ, वो तो बिल्कुल इनक्रेडिबल, एब्सोल्यूट जीनियस. जीनियस. हम थोड़े अजीब हैं. कभी कभी हम ड्राइव्स पे जाते हैं तो हम निर्गुणी म्यूजिक ब्लास्ट करते हैं. तो बहुत लोग मतलब उड़ जाएगा हंस अकेला, वो कहीं पे भी आप सुन सकते हो और दिल भर आता है. या पिया तो से नैना लागे रे मीन्स. तो हमारे फिल्म गानों का भी बहुत ही एक ट्रेजर हाउस है जो इंस्पायर करता है. लेकिन और नुसरत जी भी जब गाते हैं अभी लगता है बिल्कुल आवाज़ आसमानों तक पहुंचती है. तो और फोक म्यूजिशियंस भी बहुत हैं जो अरुणा सायराम, थैंक्स टू राम मैं इंट्रोड्यूस हुई उनसे. चेन्नई में रहती हैं. इनक्रेडिबल, वेरी वेरी इंस्पायरिंग आर्टिस्ट. हाँ, मुझे हमेशा ऐसे आवाज़ें बहुत पसंद रही हैं जो मुझे स्ट्रेंथ देती थी कि हाँ मेरी जैसे आवाज़ भी गा सकती है. तो स्टेज पे मैं बहुत बार अपना एक गाना गाती हूँ, अभी नहीं आना सजना, जो मेरा अपना ओरिजिनल है, राम ने कंपोज किया है. और वो बिल्कुल उल्टा सा लव सॉन्ग है, क्योंकि हर लव सॉन्ग में तो हम लोग तड़पते ही रहते हैं अपने लवर या बिलवर्ड के लिए. लेकिन ये थोड़ा उल्टा है. ये बोलता है बिफोर आई सिंग अभी नहीं आना, मैं अपने फेवरेट गाने ऐसे पेश करती हूँ जो उसके ऑपोजिट मीन्स जो रेगुलर लव सॉन्ग्स हैं. तो उसमें से मेरे फेवरेट आर्टिस्ट ही हैं वो. एक फरीदा खानूम जी हैं जो गाती थी आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो. तो ये तो है. एंड देन आई विल, हाँ उसके लिए टू कम टू द कॉन्सर्ट बैंड के साथ. और एंड बीट दिस. और अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले. तो दिस इज़ ऑल्सो अबाउट कि मत जाओ यहीं पे रुको. तो ऐसे थीम में मैं बहुत सारे गाने गाती हूँ. और फिर मैं अपने गाने पे आती हूँ जो है अभी नहीं आना, आना सजना, अभी नहीं आना, आना सजना, अभी नहीं आना, सजना अभी नहीं आना, सजना मोहे थोड़ा मरने दे, इंतजार करने दे, अभी नहीं आना. तो फिल्मों के लिए तो ऐसे मुझे लगता है कि कितनी गायिकाएं होंगी कि जिनकी आवाज़ बहुत ही सुंदर थी, लेकिन जिनको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उनकी आवाज़ जो हमारे दिमाग में उस वक्त था कि ये इस टाइप का आवाज़ है तो वो अच्छा है. जी 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 बिल्कुल. बट आई थिंक एज एन इंडस्ट्री हम लोग बहुत कम रिस्क भी लेते हैं. इट्स इंडिकेशन ऑफ इवन द इंडस्ट्री, क्योंकि जो टेस्ट मेकर्स होते हैं वो यहाँ पे बैठे रहते हैं. वो डिसाइड करते हैं कि इससे बाहर जाओ तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो लेट्स नॉट टेक अ चांस. सो एक तो जो थे टॉप में दे आर एक्सेलेंट, बियॉन्ड एक्सेलेंट, तो देयर इज नो हार्म इन कीप हियरिंग देम. बट ऑडियंस को हमने
दिया ही नहीं मौका और कुछ सुनने के लिए। तो मुझे लगता है कि चीज़ बहुत बदला है, ये माहौल बदला है, इतना भी नहीं बदला है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी वो गेट कीपर्स और टेस्ट मेकर्स बैठे रहते हैं। मैं तो कंप्लेन करती रहती हूँ एंड विद द होप दैट थिंग्स विल चेंज, क्योंकि मैं तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि ये इंटरनेट आ गया कि मैं एक फ़ोन को उल्टा करके गा के अपना गाना डाल सकती हूँ कि लोग सुने कि हाँ फटी हुई आवाज़ चाहे किसी को लगे, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो पसंद करते हैं फटी हुई आवाज़। तो आप मौका दो भाई, क्योंकि मैं तो ये बोरिंग सा हो गया है, लेकिन ये एग्जांपल देती हूँ स्टेज पे कि अगर आप एक आइसक्रीम पार्लर पे जाओ और वहाँ पे आपको एक ही फ्लेवर मिले और बार बार आप वो चॉकलेट आइसक्रीम ही खाओ या वेनिला ही खाओ, तो लाइफ तो बोरिंग रहती, इट वुड बी बोरिंग, राइट? सो अभी मुझे लगता है कि इट इज़ फॉर अस टू प्रोवाइड डिफरेंट फ्लेवर्स एंड आपका चॉइस है, आप जो पिकअप करो। आप फ्लेवर का चॉइस ही मत दो, तो इट्स लाइक बैक इन कम्युनिस्ट टाइम्स ना, द शेल्व्स हैव ओनली 2 ऑप्शंस टू चूज। यस दैट्स ट्रू। एक्चुअली सबके मन में यही है कि ओरी चिरैया वो आप गाएंगी और हम ये प्रोग्राम क्लोज करेंगे। ओरी चिड़ैया मेरे चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे। कम ऑन गाइस। ओरी चिड़ैया मेरी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। इसके आगे मैं और कुछ ना कहूँ यही बेहतर होगा, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कोई मराठी गाना आपसे सुन पाएंगे। सो यहाँ पे चमत्कार होते रहते हैं, उसमें से एक चमत्कार ये था, ऐसे मैं कहूँगी। थँक यू सो मच। तर जनता सहकारी बँक लिमिटेड पुणे प्रस्तुत माझं कट्ट्यावरती इथेच थांबतोय। बघत रहा ABP माझा।